दोस्तों सुप्रभात नमस्कार। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छी तरह रख रहे होंगे। आज आपको इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर के परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम प्राचीन इतिहास से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन में अभिलेखीय, मौद्रिक और साक्ष्यों के महत्व की विवेचना कीजिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये कहता क्या है। तो ये कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से इन स्रोतों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे साहित्यिक और पुरातात्विक। दो हो गए। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक संस्कृति, पाली, प्राकृतिक और अन्य साहित्यिक को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए प्रांतों को शामिल किया जा सकता है। अन्वेषण और उत्खननों में भी इसका प्रयोग किया गया है। जैसे उत्खनन हुए हैं और उसका काफ़ी एनालिसिस हुआ, उसके बाद बताया गया कि कहाँ कैसे क्या हम लोगों को सूचना दी गई कि प्राचीन इतिहास में कैसा क्या हुआ है। और अभिलेखीय का मतलब होता है, इसमें आपको अच्छे से बताया गया है कि अभिलेख इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख है। आए उनके लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन माना जाता है कि उसे अभिलेख 4 लिपियों में कम आक्रोश की कमाई और यूनानी में है। ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को प्रत्येक शताब्दी संशोधित किया जाता है रहा है और इस प्रक्रिया से भारत की सभी लिपियों का विकास हुआ, जिनमें दक्षिण और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियां तथा उत्तरी नागरी, गुजराती और बंगला इत्यादि शामिल हैं। इनके विकास और अध्ययन को पूरा लिपि कहा जाता है। जो भी विकास और अध्ययन हुआ है इसको पूरी एक लिपि के नाम से जाना जाता है। मौद्रिक साक्ष्यों में सिक्का, जैसे सिक्का जो मुद्राओं से पता लगता है, इसका अध्ययन मुद्राओं के आधार पर किया गया। सिक्कों के अध्ययन को नियमित मैट्रिक्स मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मैट्रिक मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों यानी सिक्कों को कोई भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत प्राचीन सेवकों में आपको यहाँ पे 6वीं शताब्दी तक के लिए मिलेगा। फिर उन्होंने कहा है कि 5 मार्ग हैं। आहत सिक्कों कहा जाता है। अधिकांश सिक्के चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रांतों प्रतीक अंकित पंच किए गए हैं। पंच मार दिया जाता है और सिक्कों पर निशान बना दिया जाता है कि ये कब के सिक्के हैं या किसके अपनी निशानी छोड़ दी जाती है। फिर आगे चलते हैं कि बताते हैं कि कोई शब्द अभिलेखीय अंकित नहीं होता। जैसे साहित्य में इन सिक्कों को आकर्षण का साफ दिखता नजर आता है। हमें उन 40 अधिक भारतीय यूनानी शासकों द्वारा पता चलता है कि उन्होंने भारत के उत्तर के एक छोटे से क्षेत्र में शासन किया था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरणों के महत्व की विवेचना कीजिए। विदेशी विवरण में क्या क्या मिलेगा? विदेशी विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास की वह जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती है। विदेशियों यूनानी, अरब, फारसी आदि लेकर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनान में प्राचीनतम लेखक कैसियस हेरोडोटस नाम से प्रसिद्ध यूनानी राजवैद्य तथा उनसे यूनानी अधिकारियों द्वारा भारत के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से पूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया है। इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक स्टोरी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के संबंध का वर्णन किया है। तो सिकंदर के आने से अधिक प्रमाणित होता है कि इसके पश्चात राजदूतों मेगस्थनीज जैसे लोग आए और उन्होंने अपने और डायन ओसियस के नाम से लिखते हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा मोहर दरबार
में भेजे गए थे। इसमें मेगास्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ सेलूकस निकेटर का राजदूत था। यह जो था वो सेलूकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। इसने उपलब्ध इन्होंने ये भी लिखा है कि जो जस्टिन प्राप्त होते हैं जो अज्ञात यात्रा के आधार पर नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्राप्त होती है। और नेक्स्ट यहाँ से टालमी महोदय जी आते हैं 2री शताब्दी के मध्य में, जिन्होंने भूगोल लिखा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी नेचुरल स्टोरी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय पशु पेड़ पौधों आदि ज्ञान प्राप्त होता है। सभी चीनी यात्री समय समय पर आते रहे हैं, ठीक है। और बौद्ध तीर्थ दर्शन करने बौद्ध धर्म का अध्ययन भी करने आए हैं और यहाँ उसका तीर्थ स्थान यात्री नाम से आए हैं। जैसे इसलिए विवरणों झुकाव कुछ हद तक बौद्ध धर्म की तरफ जाता है। इन्होंने कहा है कि अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कि उपरयुक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती और बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों में कंघी और दस्य की ओर से भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दस्य एक महोदय थे, बहुत प्यारा नाम है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग एक और महापद्मनंद एक मुख्य टॉपिक है जो प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। महापद्मनंद की उपलब्धियाँ। महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाला राजाओं का सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ। उसकी विजयों के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। हमें पुराणों से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। वह कली का अंश सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला है। आप जानते हैं, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वक्षत्रांतक दूसरे परशुराम का अवतार भी बोल दिया गया। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिसने अपने समाज में सभी राजवंशों की विजय की। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की, एक राष्ट्र की उपाधि ग्रहण की। उसके द्वारा उन्मूलित कुछ राजवंशों के नाम इस प्रकार मिलते हैं, जैसे इक्ष्वाकु जो थे एक इंसान थे। इतिहास में इनका बहुत नाम हुआ है। इस वंश के लोग कौशल में शासन करते थे। कौशल एक महाजनपद था। वर्तमान अवध का क्षेत्र राज्य के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र जो है वो कौशल में आता था। महापद्मनंद द्वारा इस कौशल विजय पर की पुष्टि सोमदेवकृत कथा सागर में से मिलती है। तदनुसार अयोध्या के समीप नंदों का एक सैनिक शिविर था। क्या था? एक सैनिक शिविर था। जो अब दूसरा नंबर 2 यहाँ पर आता है कि पांचाल, यहाँ पांचाल थे। इस राजवंश के लोग वर्तमान नंबर 2 पांचाल। इस राजवंश के लोग वर्तमान रोहिलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में शासन करते थे। ऐसा लगता है कि महापद्मनंद के पहले उनका मगध में कोई संघर्ष नहीं हुआ था। कासेय नंबर 3। इससे तात्पर्य काशी के राजवंशों से है। बिंबिसार के समय से ही काशी मगध का प्रांत था। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। शिशुनाग ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। अपने पुत्र को बनारस का उपराजा नियुक्त किया था। ऐसा लगता है कि इसी वंश के उत्तराधिकारी की हत्या महापद्मनंद ने काशी को प्राप्त करने के बाद की थी। अब आ जाते हैं हाय। ये भी एक वंश था। इस राजवंश के लोग नर्मदा नदी के भाग पर शासन करते थे। उस समय नर्मदा नदी के किनारे का जो भाग था वहाँ के महिष्मती राजधानी इन्होंने बनाई थी। कलिंग के थे, उड़ीसा प्रांत में शासन करते थे। और खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा था वो कलिंग के एक भाग को जीत लिया था। उसने विजय प्राप्त की थी। और दो चम्मच डाल दो। हाँ, तो खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है किसी नंद राजा ने कलिंग के एक भाग को जीता था। उसने विजय प्राप्त की थी और वहीं अपना क्या करता था कि राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था। तो हम देखते हैं कि
अश्मक एक था, अश्मक वंश। इस वंश के लोग आंध्र प्रदेश की गोदावरी सरिता के तट पर शासन करते थे। आंध्र प्रदेश निजामाबाद समीप नंद देहरा नामक एक नगर स्थित है। कुछ विद्वानों के अनुसार वह प्रदेश नंदों के आधिपत्य सूचक, परंतु इस विषय में हम निश्चित रूप से भी नहीं कह सकते कि क्या वहाँ था, कैसा था। फिर उसके बाद में कुरु एक था महाजनपद। 16 महाजनपदों में कुरु भी एक था। वो मेरठ दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभाग पर कुरु राजवंश का शासन था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में थी। और मैथिल था। मैथिल के लोग मिथिला के निवासी थे। मिथिला पहचान नेपाल की सीमा में स्थित वर्तमान जनकपुर से की जाती है। प्रेजेंट टाइम में जनकपुर जो है वो बिहार में है। बिहार में जनकपुर है, जहाँ से नाम आपने सुना होगा, एक दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी थे कन्हैया कुमार अध्यक्ष जो वहाँ के थे। और फिर आप देख रहे हैं सूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल की भूमि। सूरसेन राजवंश का शासन था। उसकी राजधानी मथुरा में, ये जो था ब्रजमंडल का था और इसकी राजधानी मथुरा में थी। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ से कितना साम्राज्य था। भारत का नक्शा देख लेते हैं। भारत के नक्शे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ से सही से देखना मित्रों, यहाँ से इतना आपको मिलेगा। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश तमिल, इधर आंध्र प्रदेश के बाद कलिंग उड़ीसा तक, और फिर मिथिला यहाँ नेपाल तक, और इधर उत्तर प्रदेश पूरा छपा हुआ था। अब आगे चलते हैं। 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह के सिकंदर ने पाटल से यूनान के लिए उसने प्रस्थान किया। वो जेड्रोसिया के रेगिस्तानी भागों से होता हुआ बेबीलोन पहुंचा। इसके 2 वर्ष पश्चात 323 ईसा पूर्व लगभग इसी स्थान में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वहाँ वो मर गया, पता नहीं क्या हुआ था, किसी ने अभी तक जान नहीं पाया। आक्रमण का प्रभाव क्या था भारतवर्ष पर? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद रहा है। सिकंदर के समकालीन यूनानी इस लेखक को बहुत बड़ी घटना मानते हैं। प्लूटार्क लिखता है कि सिकंदर का आक्रमण न होता तो बड़े बड़े नगर नहीं बसते। जूलियन के अनुसार सिकंदर ने भारतीयों की सभ्यता का पाठ पढ़ाया। उसके आक्रमण उद्देश्य से सभ्यता का प्रचार प्रसार था। उसके विपरीत अनेक विद्वानों आक्रमण नितांत महत्वहीन घोषित किया गया, जिसका भारत के तत्कालीन जनजीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अनुसार सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव बताते लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि भारत अपरिवर्तित रहा। युद्ध के घाव शीघ्र भर गए और बैलों तथा उन्हीं सामान के धीरे धीरे किसानों ने अपना परिश्रम प्रारंभ कर दिया। दोस्त खेत एक फिलहाल लहलहा उठे। वे स्थान जहाँ लाखों युद्ध में मारे गए थे, जो लोग उमड़ते हुए जन समुदाय से भर गए। भारत का यूनानीकरण नहीं हुआ था। वह शानदार पृथकता का जीवन व्यतीत करता रहा है। और उन्होंने कहा है, काफ़ी बातें उन्होंने कही हैं। फिर उन्होंने कहा है कि हिंदू, बौद्ध अथवा जैन सिकंदर के आक्रमण और उसकी कृतियों के लेस मात्र से भी संकेत नहीं करता। यद्यपि इतिहासकार स्मिथ का यह कथन सत्य है कि भारत यूनानीकरण नहीं हुआ, यद्यपि इस आधार पर ऐसा नहीं माना जा सकता कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से इसका भारत पर प्रभाव अवश्य पड़ा था। सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। सिकंदर ने उनकी विजित विजय से होने वाले विजित प्रशासनिक इकाइयों विभक्त कर दी गईं और प्रथम प्रांत सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में बनाया गया। पहले इसका छत्रप निकोबार था। इसका नाम छत्रप निकोबार था, किंतु उसकी हत्या के बाद सिकंदर ने फिलिप को इस प्रांत का छत्रप बना दिया। ठीक है। द्वितीय प्रांत में सिंधु झेलम के बीच का भूभाग सम्मिलित किया गया और इसे तक्षशिला के शासक आम्भी के अधीन कर दिया गया। तृतीय प्रांत में झेलम नदी के पूर्वी तट पर पूर्वी भाग में सम्मिलित थे। इसका विस्तार ब्यास नदी तक था। यह सबसे बड़ा प्रांत और पोरस के अधीन रखा गया।
अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी चर्चा कई विषयों के अलग अलग मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लगता है कि वह साधारण कुल का था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रनवास में रहती थी। लेकिन एक पुरानी बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त वंश इसी वंश का था और अंतिम दिनों में जो नंदों के यहाँ कमजोरी और बदनामी बढ़ती जा रही थी, इसका फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश का तख्ता पलट कर दिया और मौर्य वंश का शासन कायम किया। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने कई चालें चली। उनकी विस्तृत और मुद्रा राक्षस नामक नाटक में हैं, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की है। किसने की है? विशाख दत्त। मुद्राक्षस और विस्तृत ने। आधुनिक काल में इस विषय पर कई नाटक लिखे गए हैं। ठीक है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक कहता है, वो कहता है कि चंद्रगुप्त ने अपनी 60,000 की फौज के सारे भारत को रौंद दिया था। 60,000 फौज से पूरे भारत को रौंद दिया। यह बात भी सही हो सकती है और नहीं भी, लेकिन चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेलुकस की गुलामी से मुक्त कराया था। इसका इलाका सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता है। पश्चिम में लगता है कि इस यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त विजयी रहा। अंत में दोनों समझौता हो गया और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसके बदले सेलुकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें पूरे बिहार, उड़ीसा, बंगाल अतिरिक्त पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्कन भी थे। फलतः मौर्यों का शासन केवल तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय उपमहादेश पर छा गया। उत्तर पश्चिम में मौर्यों का आधिपत्य कई ऐसे भी इलाकों पर जो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गए नहीं थे। साम्राज्य का संगठन उन्होंने कैसे साम्राज्य को स्थापित किया। मौर्यों ने बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया था। इसकी झलक मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था और उसने न केवल पाटलिपुत्र अपितु सारे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिख छोड़ा। इसका विवरण पूरा नहीं बच पाया, परंतु उससे लिए गए उदाहरण कई प्रवर्ती यूनानी लेखकों की पुस्तकों में आए हैं। सारे टुकड़ों और इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में इंडिका के नाम से प्रकाशित किया गया। इसकी पुस्तक मौर्य काल के समाज और अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालती है। मेगस्थनीज के विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है। यद्यपि अर्थशास्त्र में अंतिम रूप मौर्य शासन के कई सदियों के बाद मिला, तथापि खंडों में आई बातें यथार्थ हैं और मौर्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती हैं। इन दोनों स्रोतों के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र का खाका खींच सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के स्वेच्छाचारी शासक था। चंद्रगुप्त जो मौर्य था वह स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने हाथों में रखे हुए था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का आदर्श उच्च था। उसका कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में उसका दुख। परंतु ऐसा मालूम नहीं कि राजा ने इस आदर्श का पालन कहाँ तक किया। मेगस्थनीज की पुस्तक के अनुसार राजा सहायता करने के लिए परिषद गठित की थी और बड़े बड़े बुद्धिमान थे परिषद के अंदर। जो लोग सदस्य थे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राजा इस परिषद की सलाह मानने को बाध्य था, परंतु ऊंचे अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में ही किया जाता था। साम्राज्य जो था वहाँ का अनेक प्रांतों में विभक्त था। कई प्रांतों में साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था। हर प्रांत एक एक राजकुमार के जिम्मे का दे दिया गया था।
राजकुमार राजवंश की किसी संतान को बनाया जाता था। नंबर ये भी सही है कि किसी आजकल जैसे राहुल गांधी या मतलब हाँ ऐसे टाइप के ऐसे छोटी छोटी इकाइयों में भक्त थे। ग्रामांचल नगरांचल दोनों के शासन प्रशासन की व्यवस्था थी। उत्खननों से पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े मौर्यकाल की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र कौशाम्बी उज्जैनी और तक्षशिला चोटी के नगर थे। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थीं। 5 सदस्य होते थे प्रत्येक समिति में, और समिति सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म मृत्यु लेखा जोखा, बांटों और नापों की नियमित इकाई और विभिन्न प्रकार के मौर्यकालीन अन्याय को रोकती थी। और मौर्यकालीन बांट बिहार के कई स्थानों से मिले हैं। इन सबों के अतिरिक्त केंद्रीय शासन के राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभाग थे, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधि पर नियंत्रण रखते थे। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि विशाल सेना। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने बारे में दिखाया है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, जब जो जितना बताया दिया गया है इतना लिख देंगे बहुत है। यदि हो सके तो अपनी बुक में ज़रूर नोट कर लें, और एक बार 2 बार वीडियो देख लेंगे तो दिमाग में छप जाएगा और आप लोग उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे परीक्षा हाल में। अब हम लोग देखते हैं कुषाण वंश। क्या देखते हैं? कुषाण संस्कृति। कनिष्क की राजधानी कनिष्क की राजभाषा में सबसे बड़े विद्वान थे। पार्श्व वसुमित्र और अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक नागार्जुन और चरक चिकित्सक थे। उसकी राजधानी में रत्न थे। सोचो, चरक बहुत बड़ा चिकित्सक था। उसके समय में महायान धर्म प्रचार होने से बौद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियाँ बनने लगी थी, अलग अलग मूर्तियाँ बनने लगी थी। इस प्रकार कुषाणों की यद्यपि अपनी कोई विकसित संस्कृति नहीं थी। कुषाणों की कोई अपनी विकसित संस्कृति का कोई आता पता नहीं था, आप समझ लीजिए। किंतु भारत में बसने पर उन्होंने भारतीय और यूनानी संस्कृति को अपना लिया था। भारतीय और यूनानी संस्कृति को अपना लिया था। समन्वित संस्कृति को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि वह खूब विकसित हुई, और उत्तरी भारत की जनता को यूनानी, शक, पल्लव आदि आक्रमणों से मुक्ति मिली। सुव्यवस्था स्थापित थी। शांति, भारत में भी शांति और सुव्यवस्था स्थापित हुई। राजनीतिक शांति के इस काल में धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, व्यापार और आदि सभी दिशाओं में खूब प्रगति हुई। वास्तव में गुप्त राजाओं से पूर्व कुषाण युग भारत के सांस्कृतिक विरासत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कनिष्क का नाम महायान बौद्ध के प्रचार प्रसार के साथ साथ गंधार कला शैली के विकास से संबंध रखता है। कुषाण शासकों द्वारा बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चली थी। अरे वाह! ये कुषाण वंश में कुषाण शासक जब थे उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो शुद्धता में गुप्त शासकों से उत्कृष्ट हैं। कनिष्क द्वारा एक बड़ा स्तूप एवं मठ बनवाया गया था, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, यानी वो बुद्ध भगवान को ज़्यादा मान्यता देता था। वहीं भक्ति भावना के पुल का उदय इसी काल में देखने को मिलता है, जिसमें ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और अपेक्षा भक्ति मार्ग की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही थी। कुषाणों की अपनी विकसित संस्कृति नहीं थी, लेकिन इन्होंने भारतीय यूनानी संस्कृतियों को अपना लिया था, खूब विकसित हुई। जो अपना लिया था वो खूब विकसित हुई। भक्ति मार्ग की इस कई मायनों में कला और संस्कृति का विकास के अपने शुरुआती दौर से गुजर रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुप्त राजाओं से पूर्व कुषाण भारतीय कला एवं संस्कृति प्रमुख स्थान रखता है। काफ़ी अच्छा था। कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर जगह आ सकता है। वसुबंधु, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक ने भाग लिया था, जिसमें जो कनिष्क ने कश्मीर में आयोजन बौद्ध संगीत का कराया था, उसमें नागार्जुन और बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष, वसुबंधु जैसे लोग बड़े बड़े दार्शनिक इसमें आए हुए थे। इसी समय बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान की उत्पत्ति हुई। कुषाणों के संरक्षण में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, लेकिन मथुरा से सैकड़ों अवशेष व मूर्तियां आदि मिले जो कुषाण संरक्षण में बने और जैन धर्म के
विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। राजनीतिक शांति के इस काल में धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, व्यापार आदि सभी दिशाओं में खूब प्रगति हुई। अच्छा था, इसका मतलब नए नवाचार की तरफ ज़्यादा वो उन्मुख था। वास्तव में गुप्त राजाओं से पूर्व कुषाण युग भारत के सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कनिष्क का नाम महायान बौद्ध धर्म के प्रश्रय एवं प्रचार प्रसार के साथ साथ गंधार कला शैली का विकास से संबंध है। अब आते हैं सातवाहन। गौतमीपुत्र सतकर्णी और ये सभी लोग थे, जिसमें नरेश सतकर्णी की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है। सातवाहन नरेश सतकर्णी प्रथम 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक, बहुत पुरानी बात है, प्राचीन काल में, की मृत्यु के पश्चात, यानी सतकर्ण प्रथम की मृत्यु के पश्चात सातवाहनों का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया। 1700 ईसा पूर्व लगभग 106 ईस्वी गौतमीपुत्र सतकर्णी का उदय हुआ, यानी 106 ईस्वी में गौतमीपुत्र सतकर्णी का उदय हुआ। तक का काल सातवाहनों के हास एवं पतन का काल रहा। इसी बीच दक्षिण के शकों आक्रमण हुए और सातवाहनों को अब शकों के हाथों में पराजय उठानी पड़ी। सातवाहन साम्राज्य के उत्तरी प्रदेशों एवं शकों का अधिकार हो गया। यहीं से शक सातवाहन संघर्ष का इतिहास प्रारंभ होता है। पश्चिम भारत में शासन करने वाले प्रथम शासक शक नरेश का नाम मेम्बर्स था, जो निम्न उल्लेख पेरीप्लस 70 से 80 ईसा पूर्व मिलता है। पेरीप्लस लेखक के अनुसार मेम्बर्स का राज्य काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों में विस्तृत था। उसकी राजधानी मिन्नगर थी। पेरीप्लस में इस नगर की स्थिति का जो विवरण दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह नगर मंदसौर यानी दसपुर था। पेरीप्लस क्या है कि पेरीप्लस से पता चलता है कि इस समय सातवाहनों का बंदरगाह कल्याण मेम्बर्स के आक्रमणों के कारण असुरक्षित था। यहाँ आने वाले यूनानी मालवाहक जहाज़ों रक्षकों के साथ भड़ौच पहुँच जाता था, बड़ौच गुजरात में। परंतु दुर्भाग्यवश हमें मेम्बर्स के समय शक सातवाहन संघर्ष का स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। मेम्बर्स के वंशजों के विषयों में हमें पता नहीं है। कुछ विद्वान ने क्षयराज शासक नहपान ही मानते हैं। मेम्बर्स के पश्चात पश्चिमी भारत में शकों के दूसरे वंश का राज्य स्थापित हुआ, जिसे क्षयरात नाम से जाना जाता है। क्षयरातों का मेम्बर्स के साथ क्या संबंध था, यह पता नहीं है। शक सातवाहन संघर्ष का वास्तविक इतिहास इसी समय प्रारंभ होता है। क्षयरात वंश का प्रथम शासक भूमक था। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़, तटीय प्रदेश, मालव तथा राजपुताना के अजमेर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। सिक्कों की प्राप्ति के स्थानों से इस बात का संकेत मिलता है कि उपर्युक्त स्थान उसके राज्य से सम्मिलित थे। इसमें मालवा को उसने अपने समकालीन सातवाहन नरेश को जीता था। नैपान इस वंश का दूसरा राजा था और सिक्कों के अतिरिक्त उसके अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। सिक्कों तथा अभिलेखों के सम्मिलित साक्ष्य ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि नैपान ने सातवाहनों के अनेक प्रदेशों को जीत लिया था। उसके सिक्कों पर उत्तर अजमेर से लेकर दक्षिण महाराष्ट्र तक मिले हैं तथा अभिलेख जुन्नर, पूना, नासिक एवं कार्ले से प्राप्त हुआ है। नैपान नेतृत्व के शकों में सातवाहनों को मालवा उपरांत महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ दिया गया और इन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया। शकों को यह सफलता सतकर्णी प्रथम उत्तराधिकारियों के काल में प्राप्त हुई और यह सातवाहन लोग मैसूर से बेल्लारी जिले में प्रवास करने लगे थे। अब देखते हैं हम लोग एवन आधिपत्य, एवन और भारत एवन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बक्सी एवनों का पश्चिमोत्तर भारत में शासन सिकंदर की अपेक्षा अधिक था, महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस समय भारत यूनान के सांस्कृतिक संपर्क बहुत अधिक बढ़ गए थे और यहाँ यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योति आदि विषयों में यूनानी संस्कृति का बहुत कुछ सीख लिया था। एवं सम्राट मेनांडर नागसेन के प्रभाव से बौद्ध हो गया। वह अहर्त पद पर पहुंचा। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। विष्णु मंदिर
के सामने विदिशा यानी विष्णु ध्वज की स्थापना की गई। इसी प्रकार कुछ यवनों ने भारतीय धर्म के रहन सहन आदि अपना लिए और दूसरी ओर भारत की यवन प्रभाव से अछूता न रहा। कला के क्षेत्र में स्पष्टता यूनानी प्रभाव देखा गया। कला की गंधार शैली नीव युग में पड़ी थी। इसमें भारतीय विषयों को यूनानी गढ़ से व्यक्त किया जाता है। सांचे में ढली हुई मुद्राओं के निर्माण की विधि यानी डाई सिस्टम ऑफ कॉइनेज भारतीयों ने यूनानियों से ग्रहण की थी। यूनानी प्रभाव से भारतीय मुद्राएं सुडौल, लेखयुक्त और कलात्मक होने लगीं। पुणिंद तथा ओटुम्बर गणराज्यों के सिक्के एवं नरेश अपोलोडोटस के सिक्कों के अनुकरण पर ढाले गए। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम, यहाँ से देखा जाए सही से, अपने सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया। कुछ सिक्कों में ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों के साथ प्रयोग मिलता है। इस प्रकार द्विभाषी सिक्कों का भी सहायता से जेम्स प्रिंसेप को यहाँ ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपियों के अर्थ अशोक के लेखों को पढ़ने में सहायता मिलती है। पूर्व मध्य काल से लेखों के लिए रुद्रम यानी द्रम शब्द आया है। यह यूनानी भाषा से लिया गया। ज्योतिष के क्षेत्र में भारत ने यूनान से प्रेरणा ली। बृहत संहिता में कहा गया है कि यवन बर्बर है, पर ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है, अतः वे ऋषियों की भांति सम्मान योग्य हैं। भारतीय ग्रंथों में ज्योतिष के 5 सिद्धांत मिले हैं: पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिस और रोमक। ठीक है, इनमें अंतिम दो का उदय हुआ एवं संपर्क से ही बताया जाता है। पोलिस सिद्धांत के सिकंदरिया के पाल खोजों में आधारित लगता है। रोमन के संबंध में बारामिहिर ने जिन नक्षत्रों का नाम गिनाए वे यूनानी के लिए प्रतीत होते हैं। बारामिहिर होराभिषेक ज्ञान जिसका संबंध कुंडलियों से है। ऊपर यूनानी खगोल शास्त्री द्वारा इस संभवतः विद्या को जन्म मिलता है। इसका जन्म बेबीलोन में हुआ था और यह यूनान अन्य देशों में पहुंचा। भारतीय ज्योतिष एवं प्रचलित अनेक शब्द जैसे केंद्र, हारिज, लिप्त, दक्कन आदि यूनानी भाषा से लिए गए प्रतीत होते हैं। टार्न के अनुसार निश्चित तिथि से कालगणना की प्रथा, संवतों का प्रयोग तथा प्राप्त सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन आदि। अब हिंद एवं इंडो ग्रीक आक्रमण। यूनानियों वही जो ऊपर दिया है वह देखा जा रहा है, इन्होंने से ही सीखा है उन्होंने। इसी प्रकार यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेटिस तथा भारतीय चिकित्सा शास्त्री चरक जो थे भारतीय चिकित्सा शास्त्री थे। इस सिद्धांत में समानताएं दिखाई देती हैं। दोनों के ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र विद्यार्थी के लिए जो प्रतिज्ञा बताई गई है वह एक समान है। दर्शन के क्षेत्र में भारतीयों तथा यूनानियों में अनेक समानताएं हैं। बेवर आदि कुछ विद्वान भारतीय नाटकों का उद्भव यूनानी नाटकों से ही बताते हैं। नाटक संस्कृति में पर्दे के लिए यवनिका शब्द आया है जो यूनानी भाषा से लिया गया प्रतीत होता है। कुछ विद्वान मृच्छकटिक की तुलना न्यू एटिक कॉमेडी से करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। वस्तुतः भारतीय नाटकों का उद्भव नट यानी नृत्य में ढूंढा जाना चाहिए। नृत्य के प्रयुक्त मुद्राएं नाटकों में प्रयुक्त होती थीं। भारतीय नाटकों में को कहीं से कोई प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मूल यमी संवाद में देखा जा सकता है। संस्कृत शब्दकोश में स्याही, कलम, फलक आदि लिए जो शब्द मिलते हैं वे यूनानी भाषा से लिए गए हैं, परंतु इतना स्पष्ट है कि संस्कृत मूल तत्व सर्वथा अप्रभावित एवं अपरिवर्तित हो रही है तथा एवं भारतीयों पर कोई गहरा प्रभाव नहीं छोड़ सके। भारतीय सभ्यता पर एवं संस्कृति के प्रभावों का अतिरंजित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। धन्यवाद। इतना ही है। धन्यवाद। सभी लोग पढ़ें आराम से और लाइक करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।